नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं दयानंद DN आज इतिहास के क्विक रिवीजन के तहत पांचवा पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग महाजनपद काल को देखेंगे, जो कि एक वन लाइनर फॉर्मेट में होगा और जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं महाजनपद काल से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपका परीक्षा वाणी पुस्तक से ली गई है, जिसमें 29 सालों के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था वो अवंतिका था। अब यहाँ है राजा और राज का सही सुमेल है जो निम्न है। तो राजा प्रघोद जो थे वो आपके अवंती से रिलेटेड थे। उदयन जो थे वह वत से रिलेटेड थे। प्रसेन जी जो थे वो कौशल से रिलेटेड थे और अजातशत्रु जो थे वो मगध से रिलेटेड थे। महाजनपद काल में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है, जो आगे हम लोग कभी अगर इतिहास को अच्छे टॉपिक इतिहास की पूर्ण डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जब पढ़ेंगे तो मैं उसे डिटेल्स में बताऊंगा कि कौन से महाजनपद काल कहाँ अवस्थित थे और उसके राजधानी कहाँ थी। लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल क्वेश्चन को देखते हैं जो वन लाइनर फॉर्मेट में है, जो क्विक रिवीजन के तहत दिया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन, आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे जो क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। 1 मिनट हो गया। तो स्वर्ण, चांदी, ताम्र एवं रांगा में से भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के क्या हैं? तो चांदी के हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन था? काशी। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? तो उज्जैन से संबंधित है। और इस तरह से आगे देखते हैं। तो कहाँ के अभिलेखीय साक्ष्य में यह प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर कलिंग में एक नहर खोदी गई थी? तो कलिंग के अभिलेख शिलालेख से पता चलता है। किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर बसाया? उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलती है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। अस्मक जो है आपको गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो गोदावरी नदी के तट करके पूछता है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम क्या था? अस्मक था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस पर आकृति पर आधारित था? तो अर्धचंद्राकार आकृति पर आधारित था। मगध की राजधानी कौन सी थी? ग्रीवराज या राजगिरी जो थी वो मगध की राजधानी थी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु। कहने का मतलब है कि यह पितृहंसावश संबंधित है, जो हर्यक डायनेस्टी को कहा जाता है, क्योंकि इसमें अजातशत्रु जो हैं वो अपने पिता को मारते हैं और गद्दी प्राप्त करते हैं। उसी तरह से अजातशत्रु भी अपने पुत्र के द्वारा मारे जाते हैं और गद्दी से वंचित होते हैं। मगध राजवंश का सही कालानुक्रम क्या है? तो मगध राजवंश में सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, तब नंद वंश, तब मौर्य वंश, तब शुंग वंश की क्रम श्रृंखला है। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। मालवा क्षेत्र पर मगध के सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? शिशुनाग वंश के काल में हुआ। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? तो बिंबिसार के दरबार से संबंधित है।
पार्श्वनाथ, जंत्रिका, बिंदुसार, शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य एवं चेतक लिच्छवी में से कौन सा युग सुमेलित है? तो चेतक लिच्छवी से संबंधित है, यह सुमेलित है। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? सूर्यसेन की राजधानी मथुरा थी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग जो कि मुंगेर और भागलपुर का प्रदेश पड़ता है, वो अंग का जो राजधानी था वह चंपा थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती या सोतिवती की राजधानी थी चेदी। शक्तिमती या सोतिवती राजधानी थी किसकी? तो चेदी की। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है? हर्यक डायनेस्टी से संबंधित है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। अधोलिखी कथन सत्य है। कहने का मतलब है जो अभी यहाँ पे दिया गया है वो कथन बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल सत्य है। आगे देखते हैं, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। यह कथन सत्य है क्योंकि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास विश्व के जहाँ भी जो सभ्यताएं चल रहे थे उसमें धार्मिक उन्माद फैला हुआ था, इसलिए यह उत्थान का काल कहा जाता था। यानी कि काफी हलचल टाइप का हुआ था, उथल पुथल हुई थी। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। सही बात है कि वैदिक धर्म उस समय जो था वो काफी जटिल हो चुका था। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर कालपी नदी स्थित है। अब उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और राजधानी, एक्चुअली क्या है ना कि ये उत्तर प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे मिलान किया हुआ है। तो देखिए चलते हैं। तो जैसे कि कुरुक्षेत्र, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, कौशल की राजधानी साकेत थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? तो घनानंद जो था वो मगध का राजा था जो कि सिकंदर के समकालीन था। किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी, किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा गया है? महापद्म नंद को जो है भयानक सेना का स्वामी कहा गया है। किसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में जो थे वो महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। दूसरे परशुराम का अवतार किसको कहा जाता है? महापद्मनंद को दूसरे परशुराम का अवतार कहा जाता है। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को बनाया था। भारतीय इतिहास में पहली बार किसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की? महापद्मनंद ने। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान। काशी और लिच्छवी का विलय किस साम्राज्य में हुआ? मगध साम्राज्य में हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं भारत में महाजनपद काल के उदय के बारे में कि कौन सा महाजनपद काल कब उदय हुआ था। चलिए, महाजनपद का उदय, महाजनपद उसकी राजधानी और वर्तमान यानी कि आधुनिक समय में वो क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो अंग जो थी जिसकी राजधानी चंपा थी और यह भागलपुर मुंगेर बिहार वाले क्षेत्र में पड़ता है। मगध की राजधानी गृहव्रज या राजगृह थी। यह पटना और गया बिहार की राजधानी क्षेत्र में पड़ता है। काशी की राजधानी वाराणसी थी और वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में यह क्षेत्र पड़ता है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, यह भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वज्जी की राजधानी वैशाली या विदेह थी। यह बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास के क्षेत्र का कहलाता है। कौशल जो है जिसकी राजधानी श्रावस्ती या साकेत थी, यह फैजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती थी और यह वर्तमान में मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। मल्ल की जो है राजधानी कुशीनगर पावा है और यह अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया क्षेत्र में पड़ता है। पांचाल जो है वो आपका पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या कामपिल्य थी और यह बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चेदी की राजधानी सोथीवती या शक्तिमती थी, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ क्षेत्र। और जयपुर जो थी राजधानी किसकी थी? मत्स्य की राजधानी विराटनगर जो वर्तमान में जयपुर राजस्थान में पड़ता है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी जो कि जयपुर राजस्थान के में पड़ता है। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर था जो कि दक्षिण पश्चिम कश्मीर व पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान का क्षेत्र आता है। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अस्मक जो है पोटली या पोतन या गोदावरी नदी के क्षेत्र में, और अस्मक को कहा जाता है कि अस्मक एक ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में था, इसलिए यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी और यह रावलपिंडी पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। आगे देखते हैं तो सर्वप्रथम अस्थायी सेना रखने वाला कौन था? तो बिंबिसार था। सर्वप्रथम अस्थायी सेना रखने वाला कौन था? बिंबिसार। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में किया। अब आगे देखते हैं यूनानी आक्रमण के बारे में। तो यूनानी में युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने व आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गणराज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो अमक गणराज्य के अंतर्गत मत्स्य नगर की जो स्त्रियां थी वो सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में किस राजा का राज था? तो नंद वंश का राज था। कथन लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। कारण वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। ये सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। उसकी सेनाएं जो थी वो इतनी थक चुकी थी कि वो आगे नहीं बढ़ना पसंद की और वापस जाने लगे। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है? तो विशाख दत्त के ग्रंथ जो है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है मुद्रा राक्षस में। भारत में सिकंदर की सफलता के कई अधोलिखित कारण थे। क्या क्या कारण था भाई? जब सिकंदर क्यों यहाँ पे सफल हुआ था? उस समय भारत में कोई केंद्रीयकृत सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। ये सारी बातें जो थी जिसमें कि सिकंदर को भारत में सफलता दिलाई। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में वापस जाते समय। सिकंदर महान एवं पौरस या पुरुष की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला? झेलम नदी के तट पर। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा किया गया। चलिए आगे देखते हैं। और आगे जो क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भागों को अधीन किया? डेरियस था। भारत में ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है कि खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ, अभिलेख उत्कीर्ण करने के लिए कला का प्रचार हुआ, ईरानियों का छत्र प्रणाली का प्रचार हुआ, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार हुआ और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति हुई। तो भारत में ईरानी आक्रमणों के प्रभाव के रूप में ऐसा माना जाता है कि ये सारे चीज ईरान में चलते थे, जो कि अब भारत में भी आरंभ किए गए। कब किए गए? तो जब ईरानी लोग यहाँ पे आक्रमण किए थे। तो क्या क्या चीज तक किए थे? तो खरोष्ठी लिपि का प्रचार किए थे,
खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेखीय उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों का छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति का प्रचार। नियार्कस, ओनेसिक्रिटस, डाइमेकस और एरिस्टोबुलस में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो डाइमेकस जो थे वो भारत के साथ नहीं आए थे। और इस तरह से आज परीक्षा वाणी के इतिहास पुस्तक की तरफ से जो प्राचीन भारत का वन लाइनर फॉर्मेट का है उसके तहत आज 5वां पाठ खत्म हुआ। और इसके बाद हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलनों को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म आदि का कंप्लीट वन लाइनर को